अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट डिटेल वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अपनी बाइक का कंप्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा एज अ ऑनर, और आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन, इसके फ़ीचर्स, और चूँकि एक रेप्लिका बाइक है इसका ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन, इसकी हम एग्जॉस्ट की बात करेंगे और इसकी टॉप स्पीड सिटिंग फोर्चर और इसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है, कितनी हॉर्स पावर ये जनरेट करता है, और मज़ीद और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ रेप्लिका बाइक ओनर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सो फार, और आपको रेप्लिका बाइक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। स्टे ट्यून टिल एंड। बाइक लेने से पहले मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की और मैंने ये देखा कि कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक परचेज़ किया है। एज अ बिगिनर मुझे डायरेक्ट क्या 600 सीसी, 750 या 1000 सीसीज़ के ऊपर चला जाना चाहिए। इस पर मैंने रिसर्च की और इस नतीजे पे पहुंचा कि एज अ स्टार्टर आपको एक लेस पावर बाइक से स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें 400 सीसी बेस्ट है। तो बाहर के मुल्कों की बात करें तो उनके पास तो ओरिजिनल जापानीज़ बाइक के अंदर 400 सीसीज़ अवेलेबल होते हैं, मगर हमारे पाकिस्तान में 400 सीसी के अंदर मोस्टली रेप्लिका बाइक्स ही अवेलेबल हैं। ओरिजिनल बाइक कोई भी अवेलेबल नहीं है, और उसमें जब मैंने रिसर्च की कि अगर मैं ओरिजिनल बाइक इंपोर्ट कर सकता हूँ तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। इस वजह से मैं रेप्लिका की तरफ गया। और बाइक लेने से पहले सिर्फ बाइक ही नहीं होती चीज़, मेन चीज़ ये भी होती है कि आप बाइक लेने के बाद उसकी बाद में जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, वो उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इनको कैसे अरेंज करेंगे। एज अ स्टार्टर बिगिनर आई गेस आपको 400 सीसी में फिर रेप्लिका बाइक से बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान में नज़र आता है। इसके ऊपर मैं चला गया और इसके अंदर मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यामाहा R1 का रेप्लिका है। मैं आपको इसका 360 लुक दिखाता हूँ कि कैसे ये लगता है। माशाल्लाह लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा बाइक है, बहुत इसकी एग्रेसिव लुक है, और देखने से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये एक रेप्लिका बाइक है। और जब मैंने इसको लिया था तो जो इसके स्टॉक में जितने भी स्टिकर्स वगैरह इसकी फेयरिंग के ऊपर लगे हुए थे वो कुछ इस तरह के थे। वो स्टिकर्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से मैंने फिर इसकी उन पार्ट्स के ऊपर जहाँ पे वो स्टिकर्स लगे हैं रैप करवा लिया। और रैप के बाद मैंने कोशिश की कि जो ओरिजिनल R1 है, यामाहा का R1, उसके क्लोजेस्ट इसकी लुक हो जाए। ओरिजिनल इस तरह का लगता है। इसके करीब करीब मैंने जाने की कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार इट लुक्स वेरी गुड। और जहाँ तक जो इनके स्टिकर्स आते हैं स्टॉक में, उनको रिमूव करने की बात है, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया इसके जो ओरिजिनल स्टिकर्स थे वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं थे। तो वो रिमूव तो हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्डनर के साथ जो लिक्विड होता है उसके साथ उन्होंने लगाए होते हैं स्टिकर्स, और पहले वो स्टिकर लगाते हैं, उसके बाद वो उसको कवर करके जो उनकी फेयरिंग्स होती है उनको पेंट करते हैं, उसके ऊपर फिर वो हार्डनर लगाते हैं ताकि स्टिकर उनका रिवर्स ना हो। तो स्टिकर तो बहुत वो अच्छे तरीके से लगा देते हैं, मगर उसको उतारना मुश्किल हो जाती है, और उतर भी जाए तो उतारने का उसका तरीका सिंपल ये है कि अगर आपके पास हीट गन है या आपके पास हेयर ड्रायर भी है तो उसके थ्रू आप इन स्टिकर्स को उतार सकते हैं। अब ये जिस तरह एक स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का, आप यहाँ पर अराउंड 1 मिनट हेयर ड्रायर से उसको हीट करें और फिर ये खुद ही यहाँ से उतरना शुरू है। तो ये आप इसको थोड़ा सा पकड़ के बाकी फिर हेयर ड्रायर के थ्रू ही उसको गर्म करके इजीली पील कर सकते हैं, मगर उतर तो वो जाता है, उतारने में इतना इशू नहीं होता। आप 5 मिनट के अंदर एक स्टिकर उतार देंगे, मगर उतरने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था उसको उतारा है, तो वो अपना पूरा एक इम्प्रेशन छोड़ता है, और ये इम्प्रेशन उसकी कोई ग्लू का नहीं है, क्योंकि ग्लू भी आप तारपीन का जो तेल होता है उससे उसकी ग्लू को भी रिमूव कर सकते हैं, मगर फिर भी क्योंकि ये स्टिकर्स लगा के उसके बाद का जो कंपनी होती है इसको पेंट करती है, तो वो स्टिकर जब उतरता है तो वो एक लेवल नीचे वो वाली जगह उसकी चली जाती है, तो वो फिर ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। और फिर अगर आप उसको बाइक को रीसेल भी करना चाहें तो उसके अंदर भी वो फैक्टर आएगा कि भाई इसकी ओरिजिनल स्टॉक की जो चीज़ें हैं वो उतरी हुई हैं। मैंने ये उतारने के बाद मज़ीद मैं इसके स्टिकर उतारने की तरफ नहीं गया, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता। उसका अल्टरनेट यही है कि आप उसको रैप करवा लें, और रैप किसी अच्छे बंदे से करवाइएगा, क्योंकि रैप करने वाले पे बहुत डिपेंड होता है कि वो रैप किस तरह करता है। अब ये मैंने जिस बंदे से करवाया माशाल्लाह उसने बहुत सफाई से रैप किया है, फील भी नहीं होता कि बाइक रैप हुआ है। कोई बहुत ही करीब आके क्लोजली देखेगा
तो फिर फील होगा कि भी हाँ ये रैप हुआ। जैसे कि ये देखें, अगर मैं क्लोजली लेके जाऊँ कैमरा को, तो यहाँ पर आपको ये इम्प्रेशन फील हो रहा है कि इस रैप के नीचे एक स्टिकर था। अदरवाइज़ दूर से आपको आप 4-5 फीट भी दूर हो तो आपको फील नहीं होगा कि ये रैप हुआ हुआ बाइक है। तो ऑब्वियसली रैप करने वाले पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बजाय कि आप स्टिकर इसके स्टॉक वाले उतारें, आप रैप की तरफ चले जाएँ। उससे आपका एक वो जेन्युइन जो चीज़ है वो भी सेफ़ रहेगी, और रैप का फिर यह कल को आपको कोई और डिज़ाइन किसी और स्टिकर्स वगैरह में आप जाना चाहते हैं तो आप इजीली रैप उस रिमूव करवा के नए रैप के ऊपर करवा सकते हैं। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी जहाँ तक रेप्लिका की ऑब्वियसली बात है, ये R1 की कॉपी है, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम कॉपी, मगर काफ़ी हद तक सेम है। जैसे कि आप फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट इसके जो DRLs हैं और जो ओरिजिनल R1 है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली चेंजिंग है, मगर सो फार बहुत अच्छी लगती है लुक वाइज माशाल्लाह। तो इसकी अगर हम बात करें फ़ीचर्स के हवाले से, तो सबसे पहले फ्रंट पे चलते हैं। फ्रंट पे हमारे पास डुअल डिस्क ब्रेक दी हुई है डबल पिस्टन कैलिबर के साथ, और यही इसका 70% इसको रोकने का हमारे पास ऑप्शन होता है। जितनी बाइक स्पीड में होता है, सबसे पहले हम इसकी फ्रंट ब्रेक के थ्रू ही इसको हम रोकते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल ही नहीं फ्रंट दबा देते हैं, मगर यह है कि 2-3 दफ़ा पंप करके फिर हम इसको रोकते हैं, और उसकी स्पीड काफ़ी हद तक माशाल्लाह स्पीड में भी उस ब्रेक से हम कंट्रोल कर लेते हैं। उसके साथ हम ये नीचे हमारे पास रियर ब्रेक है, इसको भी यूज़ करते हैं। और बैक ब्रेक के लिए हमें जो रियर ब्रेक है इसकी, वहाँ पे वो सिंगल डिस्क ब्रेक ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन इसको जो हम रोकते हैं वो तो फ्रंट ब्रेक के थ्रू ही है। बाकी बैक भी साथ लगाते हैं, तो वो भी हमें हेल्प करती है बाइक को रोकने में, और साथ डाउन शिफ्ट भी कर रहे होते हैं, और इन तीनों की हेल्प से हम अपने बाइक को रोकते हैं। बाकी पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपको सड़कों की सूरत हाल का पता है, कोई पता नहीं लगता, कहीं से कोई मुंह उठा के आ जाता है सामने सड़क पे। तो मगर फिर भी उस लिहाज से इसकी माशाल्लाह रोड ग्रिप बहुत अच्छी है बाइक की, और मुझे कभी भी रोकने में मसला नहीं हुआ। हालांकि कई दफ़ा मैं 100 के अराउंड होता हूँ और एकदम सामने कोई आ जाता है, तो ईज़िली मैंने बाइक को कंट्रोल कर लिया है। सो उस हवाले से मुझे कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। ब्रेकिंग सिस्टम इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और फ्रंट व्हील के बाद हम इसके हैंडल बार पे आते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का हैंडल बार होता है। और इसकी असम्बलीज़ में हम देखें, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास डबल इंडिकेटर का ऑप्शन है, उसके बाद डिपर का ऑप्शन है, हॉर्न है हमारे पास, और राइट साइड पे हमारे पास किल स्विच है, सेल्फ स्टार्ट है, इसकी हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन है, और दरमियान में इसका स्विच है जिसके अंदर हमारे पास हैंडल लॉक भी आता है। और इसके मीटर की बात करें तो मीटर माशाल्लाह LED इसकी बहुत अच्छी है। उसके अंदर हमारे पास स्पीडोमीटर है मीटर के अंदर, और फ्यूल गेज भी है, उसके साथ RPM भी इसमें पता लगता है, एंड उसके अंदर इसका टेम्परेचर भी हमें पता लगता है इंजन का। सो फार माशाल्लाह फीचर वाइज काफ़ी अच्छी बाइक है। बाकी ऑब्वियसली ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, वो ओरिजिनल का ऑब्वियसली इसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, साउंड के लिहाज से भी, पिक के लिहाज से भी, जिस चीज़ के साथ भी करें, मगर कंपैरिजन नहीं हो सकता। मगर एज अ स्टार्टर पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह ये बहुत अच्छी 400 सीसी में जो वेरिएंट R1M का रेप्लिका है, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और हर लिहाज से बहुत अच्छा है ये। और इसके इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन इसका 400 सीसी है और 38 हॉर्स पावर जनरेट करता है, और ये हमारे पास डुअल सिलेंडर में है। सो ऑब्वियसली अब डुअल सिलेंडर है, ओरिजिनल बाइक 4 सिलेंडर होते हैं और वो वाली इनकी साउंड भी नहीं प्रोड्यूस होती, मगर डुअल सिलेंडर इसकी काफ़ी अच्छी साउंड है, बाकियों के मुकाबले में इसकी माशाल्लाह साउंड काफ़ी अच्छी है। सिंगल सिलेंडर तो बिल्कुल ही आपको YBR या 125 वाली साउंड देते हैं, होंडा 125, मगर डुअल सिलेंडर आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी साउंड दे देता है। और 6 गियर ट्रांसमिशन बाइक होता है, एक गियर हमारा आगे लगता है, बाकी सारे फिर पीछे लगते हैं। और इसके एग्जॉस्ट की हम बात करें तो इसके अंदर एक्रापोविक का एग्जॉस्ट सिस्टम इस वक्त इंस्टॉल हुआ है, जो कि स्टॉक में नहीं था। स्टॉक एग्जॉस्ट इसका बहुत ही साइलेंट था वो मतलब कुछ खास साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, तो फिर मुझे शोरूम वालों ने एक्रापोविक का
एग्जॉस्ट लगा के दिए, जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट है। और मैं समझता हूँ कि सो फार एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी एग्जॉस्ट के हवाले से भी रिसर्च की है कि रेप्लिका बाइक्स के ऊपर कौन सा ऐसा एग्जॉस्ट लगाया जाए जिससे उनकी साउंड करीब करीब ओरिजिनल की हो। ऑब्वियसली सेम सिमिलर तो नहीं हो सकती, वो मैंने आपको बताया, वो 4 सिलेंडर होते हैं, ये 2 सिलेंडर है, मगर करीब करीब कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें एक्रापोविक मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि इसका एक बेसी साउंड होता है, तो उसकी वजह से जब बाइक फुल वार्म अप होकर रेडी हो जाता है तो फिर उसका बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब आप थ्रोटल करते हैं तो उसकी आवाज़ काफ़ी क्लोजली आपको ओरिजिनल बाइक के ही लगती है। तो एक्रापोविक सो फार सबसे मुझे बेस्ट लगा है रेप्लिका बाइक्स के ऊपर। 400 सीसी में इवन रेप्लिका भी नहीं है, तो उसके अंदर एक्रापोविक एग्जॉस्ट बहुत ही बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाकी एससी प्रोजेक्ट के, टॉस के, या फिर आपके पास M4 है, कोई भी और एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसमें सबसे अच्छा एक्रापोविक ही एग्जॉस्ट सबसे अच्छा रहता है। बाकी अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 400 के जितने भी हमारे पास बाइक्स हैं वो टॉप स्पीड 160 to 170 तक जाते हैं, मगर चूंकि अभी ये न्यू बाइक है मेरे पास और मैक्सिमम ये 600-700 किलोमीटर चला हुआ है, तो इसको मैं 135 तक अभी तक ले जा सका हूँ। बाकी हर दफ़ा ऐसे हुए कि या तो कोई सड़क पे मोड़ आ गया तो सामने कोई गाड़ी वगैरह आ गई है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई स्पोर्ट्स बाइक के प्रॉपर ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम इनको अग्रेसिवली सही से चला सकें। सो इस वजह से इसको मैक्सिमम अभी तक मैं 130-140 तक ले जा सका हूँ। बाकी ये 160-170 तक जाता, विच आई थिंक इज़ मोर देन अनफ कि आपका बाइक इतना जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे वो वाली सड़कें भी नहीं हैं, तो उस स्पीड पे जाकर फिर कंट्रोल के ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिक के लिहाज से बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी पिक है। मतलब लेने से पहले मैं ये सोचा था कि शायद जो किंग होंडा 125 हैं वो इनको बीट कर देंगे, मगर ऐसे नहीं है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी पिक है इसकी, और जितने भी बाकी बाइक्स हैं वो इसके करीब करीब ही नहीं लग सकते। माशाल्लाह बहुत इसकी अच्छी पिक है और रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, तो लीन करने में भी कोई इशू नहीं होता। अंदर लीन के लिहाज से भी इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। इसके फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें सो अराउंड 14 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, और एवरेज जी आपको 20 के अराउंड एवरेज भी दे देता है, क्योंकि 400 सीसी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं यूज़ करता ये। सो 20 के अराउंड एवरेज इसकी आराम से आ रही होती है। 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो विच इज़ आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह गुड। कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं देता ये पेट्रोल के हवाले से भी। और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये मुझे 13 लाख का पड़ा है, और विच इज़ आल्सो गुड। 400 सीसी 13 लाख में माशाल्लाह जो आपको फुल हैवी बाइक वाला शशका देता है, पिक के लिहाज से, साउंड के लिहाज से भी काफ़ी नियरेस्ट होता है। सो इट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा रेप्लिका बाइक्स के साथ। बाकी ऑब्वियसली जापानीज़ ओरिजिनल बाइक के साथ तो कंपैरिजन इसका नहीं हो सकता, मगर फिर भी इंडिकेटर का ऑप्शन है हमारे पास। इसका फ्रंट जो DRLs हैं वो भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, उससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है एग्रेसिव रात के टाइम पे। अभी तो दिन है सही, इतने वाजे नहीं होंगे DRLs इसके, मगर रात के टाइम पे इसकी कमाल की लुक होती है माशाल्लाह। बाकी मैं इसको स्टार्ट करके आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड भी चेक करवा देता हूँ, क्योंकि एक्रापोविक का इस वक्त एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके साथ इसकी कैसी साउंड आती है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और हम इसकी साउंड सुनते हैं। तो इसके एग्जॉस्ट की आपने आवाज़ सुनी, उससे होपफुली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माशाल्लाह इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा है। सो अब फाइनल चीज़ के ऊपर आते हैं कि आपको रेप्लिका बाइक्स परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो टू बी ऑनेस्ट सीधी सी बात है कि पहले तो आपकी मेन कंसिडरेशन होती है कि आपका बजट कितना है। सो रेप्लिका बाइक के बजट्स में ऑब्वियसली अगर आप जापानीज़ बाइक की तरफ भी जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डाउन मॉडल बाइक मिलता है। 13 लाख के अराउंड आपको जापानीज़ बाइक मिल तो जाता है,
मगर उसका मॉडल बहुत डाउन होता है और मॉडल डाउन होने की वजह से उसमें फिर ऑब्वियसली इश्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका इंजन भी खुला होता है। इतने डाउन मॉडल के इंजन की आपके कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो कितना मज़ीद चलेगा। सो इतने डाउन मॉडल पर जाने से बजाय मैं ये समझता हूँ कि आपको फिर रेप्लिका की तरफ ही चले जाना चाहिए, जो एटलीस्ट आपको एक 0 मीटर बाइक मिल जाता है। और बाकी ऑब्वियसली आप एज अ बिगिनर होते हैं तो एक स्पोर्ट्स बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस होता है, वो भी आपको हो जाता है। आप कुछ चीज़ें सीख भी जाते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल बाइक्स होती हैं वो उनकी पिक और उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो कई दफ़ा जज्बात में आके आप हो सकता है उसको कंट्रोल ना कर सकें। सो एज़ अ बिगिनर आपको बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक में रेप्लिका बाइक्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मगर उसमें मैं ये कहूँगा कि आप 400 सीसी पे जाएँ डुअल सिलेंडर पे। 250 सीसी भी सिंगल सिलेंडर में आ जाते हैं, जिनकी लुक और बॉडी तो स्पोर्ट्स बाइक की होती है, मगर आपको ऑब्वियसली वो साउंड और वो फील नहीं देते, वो पिक भी उनकी उस तरह नहीं होती। मगर 400 सीसी में एज़ फार एज़ इट इज़ कंसर्न माशाल्लाह बहुत अच्छी साउंड और फीलिंग और ड्राइव के लिहाज से वो बहुत अच्छा है। सो बिल्कुल आपको रेप्लिका बाइक की तरफ जाना चाहिए एज़ अ बिगिनर। और ये वाला जो इसमें वेरिएंट है यामाहा R1 का रेप्लिका, ये बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, डिमांड में भी है माशाल्लाह, लोग इसकी काफ़ी अच्छी है। सो अगर आप इसकी तरफ जा रहे हैं तो आप ज़रूर रेप्लिका बाइक्स की तरफ जाएँ, इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और रीसेल की जहाँ तक बात है तो रीसेल भी अब इनकी क्योंकि डिमांड काफ़ी हो गई है पाकिस्तान में, तो रीसेल भी इनकी हो जाती है। हमें मैकेनिक, स्पेयर पार्ट्स, ऑयल वगैरह के जितने भी सारे मामलात हैं वो इजीली हैंडल हो जाते हैं, तो उस लिहाज से भी कोई इशू नहीं रहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो फर्स्ट डिटेल वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपको रेप्लिका बाइक्स के हवाले से काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसा लगा, स्पेशली रैप करवाने के बाद उसकी जो अब लुक आई है और जो पहले थी उसमें आपको ज़्यादा बेहतर कौन सी लगी। बाकी और अगर आपको कोई रेप्लिका बाइक्स के हवाले से कोई सवाल हो, कोई क्यूरी, कोई कंसर्न हो या कोई और चीज़ आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके उन क्यूरीज़ का बर वक्त रिप्लाई दूँ और होपफुली वी कैन मेक अ गुड बाइक राइडर्स फैमिली। So thank you so much and take care. Allah Hafiz.